डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। ये 9th लेक्चर है इस सीरीज का। अभी तक हम लोग टोटल 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। उस एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो उसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम प्रॉब्लम लिए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। ये 14th नंबर प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। ये 14th नंबर प्रॉब्लम, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। हमें पूछा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 4, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 कितना है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो इसको देखते हैं एपी के हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले तो हमको एपी फॉर्म कर लेना होगा, तो हमको मल्टीपल्स ऑफ 4 चाहिए ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 कहने का मतलब क्या है, जैसे 4, 8, ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 4 है। 4, 8, 12, 16, 20, ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 4 है। ठीक है, लेकिन हमको वैसा मल्टीपल लेना है जो कि 10 और 250 के बीच में हो। तो जैसे इस 4 का मल्टीपल 4 तो है, लेकिन इसको हम अभी नहीं लेंगे। हमको सिर्फ 10 और 250 के बीच में जो मल्टीपल है उसी को लेना है। ठीक है, तो 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, 12 से आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ तक आएगा? इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 250 तक जाना है हम लोगों को। 250 तक जाना है, तो 254 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो 250 से जस्ट पहले कौन सा मल्टीपल है 4 का? हम डिवाइड करके इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे रफ में हम क्या कर रहे हैं ना, इस 250 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये 6 से जाएगा और फिर कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ रहा है? 6 से चला गया, 24 हो गया, 10 बचा, फिर 62.5 आ रहा है। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, हमको तो मल्टीपल चाहिए। तो हम सिंपली 4 को 62 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमको 250 से जो जस्ट पहले 4 का मल्टीपल होगा वो मिल जाएगा। ये कितना आ रहा है हमारा? 4 2 8 और 24, 248। मतलब 250 से जस्ट पहले जो 4 का मल्टीपल है वो क्या है? 248 है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हमको करना क्या है कि ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। इसी को काउंट करना है हमको कि ऐसा टोटल कितना मल्टीपल है। मतलब अगर हम एपी लिखना चाहें इसका, इस तरह के नंबर का, तो क्या मेरे पास आ रहा है एपी, हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एपी क्या आ रहा है मेरे पास, कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 4 और 8 तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, 12 से कंसिडर होगा। तो 12 पहला हो गया मल्टीपल जो कि 10 और 250 के बीच में है। दूसरा मल्टीपल हो गया 16, तीसरा मल्टीपल हो गया 20। और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट मल्टीपल जो मिलेगा, जो कि 250 से जस्ट पहले है 4 का मल्टीपल, वो 248 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली A2 - A1 फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं भाई,
A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, फिर A3 माइनस A2 क्या आ रहा है, और इस तरह से और भी आगे जो है A4 माइनस A3। ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस इससे हमको पता चल जाएगा कि ये टर्म्स जो है वो AP में है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 फाइंड करिए, ये तो हम बहुत बार फाइंड कर चुके हैं, 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, 20 माइनस 16 इसका नेक्स्ट वाला जो है वो भी 4 आ रहा है। क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 है, मतलब क्या कि सभी टर्म में 4 4 ऐड हो रहा है। आप बिना चेक किए भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, ऐसे लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम अगर दिखा दें तो हमारा मार्क्स जो डिडक्ट होने का चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू 4 ये प्रूव हो गया, मतलब ये सभी जो टर्म्स है वो AP में है। तो इसको हम अभी मिटा देते हैं, ये AP में है, ये हमको पता चल गया कि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो AP में है। इसीलिए हम शुरू में इसको AP लिख दिए थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, एक बार इसको हम प्रूव करके भी आप लोगों को दिखा दें। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि जब ये AP में है तो AP से रिलेटेड जो भी चीज़ हम पढ़े हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये काउंट करना है कि 12 से लेके 248 तक क्या है। ऐसे तो आप दूसरा मेथड लगा कर भी इसको काउंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम AP जानते हैं तो हम AP से ही इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो AP से जब इसको हम फाइंड करना है कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो इसको फाइंड करते हैं हम लोग। इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 12 है, दिख रहा है हमको। और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको, 16 माइनस 12 कर लीजिए आप, A2 माइनस A1 जो हमें किए थे, तो ये आ जाएगा आपका 4, कॉमन डिफरेंस इसका 4 है। और ये जो लास्ट है ना, ये तो फिनाइट AP है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं और इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, ये 248 है। ठीक है, तो हमको काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो देखिए भाई, इसको काउंट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे an जो है ना, हम इस लास्ट टर्म को अगर पता कर लें कि इस AP का कौन सा टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही होगा। तो हम an के प्लेस पे क्या ले लेते हैं, an के जो L है इसको an हम लेट कर लेते हैं, और है भी ये। ठीक है, तो an हम ले लेते हैं 248 और फिर हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई तो इशू इसमें नहीं होना चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसमें an का वैल्यू 248 सब्स्टिट्यूट कर दिए हम लोग, 248 यहाँ पे आ गया। और a कितना है हमारे पास, 12 है, तो 12 यहाँ पे रखेंगे a के प्लेस पे। और n हमको पता नहीं है, तो n के प्लेस पे तो n ही रहेगा। और d हमको पता है 4 है, तो 4 रख दिए हम d के प्लेस पे। अब इसको हम देखते हैं यहाँ से कि n का वैल्यू क्या निकलता है। ये 248 तो रहेगा ही, आगे इसको चलेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 प्लस 4n आएगा। अब हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और आप लोगों को अब ये समझ में आने लगा होगा। तो अब हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, 248 यहाँ पे रहेगा, आगे ये आएगा, और 12 माइनस 4 ये 8 हो जाएगा, प्लस 4n। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ प्लस माइनस, तो फिर आंसर सही नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन मेथड यही अपनाना है। फिर इसको 240 लिखेंगे। ये कैसे 240 लिख रहे हैं आप ये समझ रहे होंगे, हम ये नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि इतना आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से हम बहुत बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। और n इक्वल टू जो वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है वो 240/4 आ रहा है। तो ये कितना निकल के आया, ये हमारा 10 निकल के, नहीं 60 निकल के आया। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे होने वाला था लेकिन बच गया, यहाँ पे 60 आया। इसका मतलब क्या हुआ
ये जो आंसर निकला हमारा 60, इसका मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 का जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स है वो कितना है, 60 है। ठीक है, देखें आप लोग समझे होंगे इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व किए। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। अब हम दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा ये 15th नंबर प्रॉब्लम, जो कि हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करना चाहिए। तो 15th नंबर प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 15th नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। एक AP ये दिया हुआ है, एक AP ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस AP विल बी इक्वल। तो हमको ऐसा टर्म फाइंड करना है जो कि मतलब मान लेते हैं 20th टर्म इसका हम निकाले इस AP का, तो 20th टर्म का जो वैल्यू यहाँ पे इस AP में आया वही वैल्यू 20th टर्म में इसका भी आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो मतलब हम इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वो कौन सा टर्म है, मतलब n का वैल्यू क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। जैसे हम यहाँ पे 2 AP है, तो इसको हम 2 अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत नहीं हो इसको सॉल्व करने में। तो हम एक AP यहाँ पे लेंगे, एक AP यहाँ पे लेंगे। तो ये AP1 हो गया। AP1 के लिए हम सारा चीज़ इधर लिखेंगे और इधर AP2 के लिए लिखेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से ये समझ में आए। AP1 का देखिए A कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 63 है, तो 63 नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। AP2 का फर्स्ट टर्म क्या है, इसको आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। AP2 का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। AP1 का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो AP1 का कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 65 माइनस 63। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये 2 निकल के आ रहा है। AP2 का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, AP2 का कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 माइनस 3। 10 माइनस 3 ये इक्वल टू 7 आ रहा है। देखिए हो क्या रहा है ना, ये 2 AP तो है, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे 7 है। मतलब AP1 जो है हर एक टर्म में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और AP2 में हर एक टर्म में 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हालांकि इसका फर्स्ट टर्म AP2 का फर्स्ट टर्म जो है AP1 से बहुत ही कम है, ये 3 है, ये 63 है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि ये इससे फिर आगे चला जाएगा। बहुत जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो इसका जो वैल्यू आएगा कभी आगे जब हम इस तरह से बढ़ेंगे, तो इसका जो टर्म का वैल्यू होगा वो इसके टर्म से ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस ज़्यादा है। अब हमसे वही पूछा जा रहा है कि कौन से टर्म के लिए दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो इसका nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं और इसका nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब nth टर्म हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम अब डायरेक्ट लिखेंगे, आप फॉर्मूला दिखा करके लिख सकते हैं। तो इसका a प्लस n का वैल्यू हमको पता करना है, n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 होगा। और इसका an लिखेंगे, हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं आप ये जान रहे होंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और n का वैल्यू हमको यहाँ पर भी पता नहीं है, लेकिन n का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होना चाहिए। कौन सा n के वैल्यू के लिए दोनों का टर्म जो है वो इक्वल आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस इसका 7 है, इसीलिए दोनों जगह पे हम n ही लिए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 63 प्लस 2n आ रहा है, ये 2n माइनस 2 आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये इक्वल टू में आ रहा है 3 प्लस 7n
-7 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 61 + 2n आ गया ये, और ये कितना आ जाएगा, ये -4 + 7n आ जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इस दोनों को इक्वल कर देते हैं हम। इस दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 61 + 2n = -4 + 7n, यही होना चाहिए। अब इसको देखते हैं क्या n का वैल्यू निकलता है, उसी n के लिए वही n जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 61 में इधर ये आ जाएगा तो 65 हो जाएगा, -4 उधर से इधर आया तो प्लस हो गया, और 7n इधर था, लेकिन जब 2n उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। इसको और हम फर्दर रिड्यूस करें तो 65 = क्या आ रहा है मेरा, 5n आ रहा है, और यहाँ से हमको n का वैल्यू क्या मिल रहा है, n = 65/5 मिल रहा है, मतलब 13 मिल रहा है। यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका जो 13th टर्म है इस एपी का, और इस एपी का जो 13th टर्म है, उसके लिए दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि बराबर ये मिले ही नहीं, जरूरी नहीं है बराबर नहीं मिले, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस n की वैल्यू के लिए इसका दोनों का टर्म बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि n का कोई ना कोई आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, इसीलिए आपको 13th मिला, 13th टर्म आंसर आया हमारा, 13th टर्म ये आंसर आया हमारा। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में नहीं मिलता, मान लेते हैं ये 13.5 मिलता यहाँ पे n का वैल्यू, तब क्या इससे कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जहाँ पर कि इस दोनों एपी का जो वैल्यू है सेम n के वैल्यू के लिए बराबर हो, क्योंकि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ऐसा हम एक एग्जाम्पल में भी जब सॉल्व कर रहे थे तो इसको हम बहुत अच्छे से बताए थे कि क्यों इसका वैल्यू टर्म का मतलब nth टर्म जो है वो n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होगा, 1 से लेकर के फिर आगे 1 2 3 4 5 इस तरह से जितना आप जाना चाहें वो होना चाहिए। और अगर इसका फ्रैक्शन में आ जाता वैल्यू तो इसका मतलब है कि n का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इस एपी का और इस एपी का जो टर्म है वो दोनों इक्वल आए। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम आपको ये भी समझा दिए हैं कि ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, और फ्रैक्शन आएगा तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर मेरे लेक्चर से आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके जता सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मेरे से, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें, आपके लिए और भी ज़्यादा टाइम निकालने का कोशिश कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।